हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म 4 सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सार के बारे में। अब बात करें सार की, तो सार होता क्या है? सार की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सार होता क्या है, सार में हम करते क्या है, और फिर हमें किस किस क्लास के सार को स्टडी करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 जो है वो हमारा बेसिक है, इसमें कोई भी सार नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमारे यहाँ पे 2 सार आते हैं जो कि हमें स्टडी करने हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है सार ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स और सेकंड आता है हमारा सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हमारे 2 सार आते हैं। पहला आता है हमारा सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स और दूसरा आता है हमारा सार ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट्स। वहीं अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में हमारे 4 सार हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है सार ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन, सेकंड आता है हमारा सार ऑफ बारबिचुरेट्स, थर्ड आता है हमारा सार ऑफ फिनोथाइजीन्स, फोर्थ आता है हमारा सार ऑफ एंटीकन्वल्सेंट्स। तो यहाँ पे हमारे ये 4 सार्स होते हैं हमारे यूनिट 4 के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में हमारा एक ही सार है, सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉगस। तो यहाँ पे हमारे टोटल 9 सार हो जाते हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है मेडगेम 1 में। अब यहाँ पे हमें सभी सार्स को ईजीएस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप एंड तक इसे ज़रूर देखें। चलिए सबसे पहले हम सार की थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि सार का मतलब होता क्या है। सार की फुल फॉर्म की बात करें तो सार की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि जो हमारा केमिकल मॉइटी है, जो हमारी ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर। एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है। मतलब हमारा कोई भी ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर और उसकी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम स्टडी करते हैं सार के अंडर। चलिए अब इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये एक ड्रग है जिसका हमारा नाम है ए, ठीक है। ये हमारा ए ड्रग है। अब यहाँ पे हमारा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो NH2 ग्रुप है, अब हम NH2 ग्रुप को रिप्लेस कर दें हम CH3 ग्रुप से, ठीक है। तो CH3 ग्रुप से रिप्लेस करने के बाद ये जो ड्रग का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो ड्रग के स्ट्रक्चर को चेंज करने की वजह से उसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सार। बेसिकली सार में होता क्या है कि हम ड्रग देखते हैं, ड्रग का स्ट्रक्चर देखते हैं, ड्रग के स्ट्रक्चर में हम जो है चेंज करते हैं, ठीक है। हम जो है उसमें अल्ट्रेशन करते हैं। अब अल्ट्रेशन करने के बाद उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसको हम स्टडी करते हैं सार के अंडर। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सार ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स की। अब यहाँ पे आपको किसी भी ड्रग का अगर सार लिखना है तो सबसे बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है उस ड्रग का जो है बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी आप जो है उसका सार लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की। तो यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आपको जब बेसिक स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको उस बेसिक स्ट्रक्चर को स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है ताकि आप एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर सको। अब यहाँ पे हमारा जो सिम्पैथोमिमेटिक का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारा अमीनो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा ये एरोमेटिक रिंग हो जाएगी जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, और थर्ड हो जाएगी हमारी ये कार्बन चेन, ठीक है। इसको हम लिंकेज चेन भी कह सकते हैं, ब्रिज चेन भी कह सकते हैं, और हमारा कार्बन चेन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है। अब हम एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सेपरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड अमीनो ग्रुप। हम यहाँ पे जो हमारा सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। जो हमारा अमीनो ग्रुप है और हमारा एरोमेटिक रिंग है, इन दोनों के सेपरेशन में हमारा ये जो कार्बन चेन है, इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। When 2 carbon atoms present between ring and amino group give greatest activity। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है, जो हमारा रिंग है, इन दोनों के बीच में हमारा जो है 2 कार्बन की जो चेन है वो होनी चाहिए। तो इस कंपाउंड का जो है ग्रेटेस्ट एक्शन होगा, मतलब सबसे ज़्यादा एक्शन कब होगा, जब यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। अगर जैसे हम चेन को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा ये जो अमीनो ग्रुप है, अगर हम इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं या फिर कोई भी चेंज करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए उसको समझ लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हैव हाई अल्फा सेलेक्टिविटी।
अगर हम प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा जो कंपाउंड है उसकी अल्फ़ा सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। एग्जांपल में आ जाता है हमारा एड्रेनालिन। अब अल्फ़ा सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ड्रग बनेगी, जो हमारा न्यू ड्रग होगी, वो हमारा जो है अल्फ़ा रिसेप्टर पर जाके ज़्यादा बाइंड होगी और अपना एक्शन शो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बल्कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैव हाई बीटा सेलेक्टिविटी। वहीं अगर हम अमीनो ग्रुप को रिप्लेस करते हैं बल्कि अल्काइल ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे हमारा बीटा सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल में आ जाता है हमारा सल्ब्यूटामॉल। थर्ड पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूएंट ऑन एरोमेटिक न्यूक्लियस। अब एरोमेटिक न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं कि अगर हम इस एरोमेटिक रिंग में कोई भी चेंज करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट थर्ड एंड फोर्थ कार्बन गिव मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है अल्फा और बीटा की जो एक्टिविटी है वो हमारा मैक्सिमम आएगी। इसमें हमारा एग्जांपल आता है एपिनेफ्रिन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, इफ़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर एब्सेंट ईजिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड मोर CNS एक्टिविटी। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवा देते हैं तो जो हमारा ड्रग होगी वो हमारा ईजिली हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी और हमारा CNS में चली जाएगी, ठीक है। मतलब हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो हमारा ब्रेन के अंदर चली जाएगी और वहाँ पे हमारा जो है CNS एक्टिविटी शो करेगी। अब इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन में हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होते हैं और वो हमारा ईजिली हमारा ब्रेन में चली जाती है और वहाँ पर हमारा जो है CNS एक्टिविटी शो करती है। फोर्थ पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे हमारा जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन कौन सा था, ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर था, ये बीच में हमारा जो लिंकेज था, लिंकेज का हमारा फर्स्ट कार्बन जो था वो हमारा अल्फा कार्बन था, जो हमारा सेकंड कार्बन था वो हमारा बीटा कार्बन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा कार्बन पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए उसको देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन ब्लॉक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन क्या कह रही है कि जब हमारा अल्फा कार्बन पे अगर हम कोई भी ग्रुप लगाते हैं या फिर कोई भी एटम अटैच करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म जो है, जो हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। अब जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होगा तो हमारा जो ड्रग है वो हमारा मेटाबॉलाइज नहीं होगी और हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होगी। तो उस केस में हमारा जो ड्रग है उसका जो एक्शन है वो हमारा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा। मतलब हमारा जो ड्रग है वो हमारा लंबे समय तक काम करेगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारा एम्फेटामिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। अब यहाँ पे हमारा जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन कौन सा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हमारा पहला कार्बन जो था वो हमारा अल्फा कार्बन था और जो हमारा दूसरा कार्बन था जिसके साथ हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो वाला हमारा बीटा कार्बन था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बीटा कार्बन में देखना है कि अगर हम बीटा कार्बन में कोई भी चेंज करते हैं या फिर कोई और ग्रुप लगाते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड डिक्रीज CNS पेनिट्रेशन। अब इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि जैसे कोई ड्रग है, अब हम चाहते हैं कि वो ड्रग जो है वो हमारा CNS में अपना एक्शन शो करे, बट अगर उसका जो बीटा कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो वो जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से वो जो हमारा CNS तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन CNS पे नहीं देगी, ठीक है। अगर हमें CNS में एक्शन चाहिए तो हमें उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करवाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेज अल्फा बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो वो जो हमारा अल्फा बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अपनी ड्रग का या फिर अपनी मॉइटी का अल्फा बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी चाहिए तो वहाँ पे हम बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवा देंगे। अगर हमें CNS एक्शन चाहिए तो वहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हमारा रिमूव करवा देंगे। तो गाइज़ ये था हमारा सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का सार। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सब जो है हमारे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। बाकी अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुका है। अब बीटा ब्लॉकर्स का सार लिखने से पहले सबसे पहले हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब हम इस स्ट्रक्चर को 4 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। पहला आता है हमारा अमीनो ग्रुप, सेकंड आता है हमारा कार्बन चेन, थर्ड आता है हमारा एक्स ग्रुप और फोर्थ आता है हमारा एरोमेटिक रिंग। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। अब इन 4 कंपोनेंट्स में हम अल्ट्रेशन करेंगे और फिर हम इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चेक करेंगे।
अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक रिंग की। एरोमेटिक रिंग कौन सी है? ये वाली हमारी जो फिनाइल रिंग है, ये हमारी एरोमेटिक रिंग है। अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, एल्किनाइल एंड एल्किनाइल ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन ऑन फिनाइल रिंग गिव गुड बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारा ये जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग के हमारा ऑर्थो पोजीशन, मतलब ये वाली पोजीशन जो है, इस पोजीशन पे अगर हमारा एल्किनाइल ग्रुप लगा होगा या फिर हमारा एल्किनाइलॉक्सी ग्रुप लगा होगा, तो उस केस में हमारा जो है जो ड्रग होगी, हमारी जो मॉइटी होगी, वो हमारा गुड बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगी। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है एल्प्रेनोलॉल। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग में अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप अगर हम अटैच करवाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एंटागोनिस्ट एक्टिविटी रिमूव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैटेकॉल रिंग। अब ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, अगर हम इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो ये जो हमारा कैटेकॉल रिंग बन जाएगी, और कैटेकॉल रिंग जो है वो हमारा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो नहीं करती है। तो इस वजह से हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारी ड्रग है, उसकी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी जो है, जो उसकी बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी है, वो हमारी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ़ फिनाइल रिंग रिप्लेस विद नेप्थाइल रिंग दे आर नॉन सेलेक्टिव। अब इस पॉइंट को आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसमें हमारा जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में अगर हमारा फिनाइल रिंग लगी होगी तो वो जो हमारा सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करेगा। अगर उसकी जगह हमारा फिनाइल रिंग की जगह अगर हमारा नेप्थाइल रिंग लगी होगी तो वो हमारा नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करेगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले रखा है प्रोपेनोल का, तो यहाँ पे हमारा नेप्थाइल रिंग अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेप्थाइल रिंग अटैच होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रोपेनोल है, ठीक है, वो जो हमारा नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करता है। वही हमारा एग्जाम्पल में दे रखा है कि हमारा प्रोपेनोल जो है वो हमारा नॉन सेलेक्टिव होता है, और जो हमारा एटिनोल है उसमें हमारा जो है फिनाइल रिंग होती है, तो वो हमारा सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बन चेन की। OCH2 ग्रुप बिटवीन एरोमेटिक रिंग एंड इथेनॉल अमीनो साइड चेन इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ बीटा ब्लॉकर। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा ये इथेनॉल अमीनो ग्रुप है, ठीक है, और ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, इन दोनों के बीच में हमारा ये जो X ग्रुप है, X जो है वो हमारा होगा OCH2 ग्रुप, ठीक है। ये जो हमारा एसेंशियल है, अगर हम इसको रिमूव करवा देते हैं तो वो जो हमारा बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अमीनो ग्रुप की। अमीनो ग्रुप कौन सा? हमारा ये वाला ग्रुप, ठीक है। आइसोप्रोपाइल एंड टी ब्यूटाइल ग्रुप ऑन अमीनो ग्रुप गिव मोर एक्टिव कंपाउंड्स। अब ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप के साथ अगर हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा या फिर हमारा टी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, तो उन दोनों केस में हमारा जो ड्रग होगी वो हमारा एक्टिव कंपाउंड होगी, ठीक है, मतलब वो जो हमारा ज़्यादा एक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्स ग्रुप की। एक्स ग्रुप कौन सा? हमारा ये वाला ग्रुप, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्स ग्रुप। अब एक्स ग्रुप की जगह अगर हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे अराइल इथेनोलामीन्स। वहीं अगर हमारा एक्स ग्रुप की जगह मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे अराइलॉक्सी प्रोपेनोलामीन्स। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। अब ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के बेसिक स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ही समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला हमारा आ जाता है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप हमारा ये वाला ग्रुप हो जाता है। सेकंड आता है हमारा इथाइलिन ग्रुप। इथाइलिन ग्रुप हमारे ये वाली जो हमारी कार्बन चेन होती है उसे हम इथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। लास्ट आता है हमारा थर्ड ग्रुप आ जाता है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो ये वाला हमारा जो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड हो जाता है, और इन 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा है। अब यहाँ पे हमारा जो इथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे हमारे इथाइलिन मतलब 2 कार्बन, मतलब यहाँ पे हमारा 2 कार्बन की चेन होती है, जिसमें से हमारा जो नाइट्रोजन के पास वाला कार्बन है, मतलब नाइट्रोजन से जो हमारा फर्स्ट कार्बन है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो हमारा सेकंड कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये बेसिक सा पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब इसका सार समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एसिटाइल ग्रुप की। एसिटाइल ग्रुप कौन सा है? हमारा ये वाला ग्रुप, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप रिप्लेस विद कार्बोनेट ग्रुप, इंक्रीज एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। अब ये हमारा जो एसिटाइल ग्रुप है, अगर हम इसको कार्बोनेट ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो कंपाउंड बनेगा, जो हमारा न्यू ड्रग फॉर्म होगी, उसकी जो हमारी एक्टिविटी है और स्टेबिलिटी है वो दोनों ही हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है कार्बाकोल। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ़ एस्टर ग्रुप रिप्लेस विद ईथर और कीटोन ग्रुप गिव केमिकली स्टेबल और मोर पोटेंट कंपाउंड्स।
अब ये लाइन क्या कहती है कि अगर हमारा जो एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप कौन सा हमारा, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला हमारा ग्रुप जो है उसे हम एस्टर ग्रुप कहते हैं। अगर हम इस एस्टर ग्रुप को रिप्लेस कर दें ईथर ग्रुप से या फिर कीटोन ग्रुप से, तो उस केस में हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा केमिकली स्टेबल होगा और हमारा मोर पोटेंट कंपाउंड होगा। अब बेसिकली ईथर ग्रुप कौन सा होता है, अगर हम इसका ऊपर वाला ऑक्सीजन हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला चेन है ये हमारा बन जाता है ईथर ग्रुप, ठीक है। अगर हमारा ऑक्सीजन बीच में होता है तो वो हमारा आता है ईथर ग्रुप। अगर हमारा ये मिड वाला हम ऑक्सीजन को रिमूव करवा दें तो ये हमारी जो चेन बनेगी ये हमारी बन जाएगी कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में हमारा ऑक्सीजन जो है वो ऊपर की तरफ होता है और वो डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच होता है। तो इस तरीके से हमारा ईथर ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है और एस्टर ग्रुप होता है। एस्टर ग्रुप में हमारा दोनों तरफ ऑक्सीजन होता है, ऊपर भी ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से अटैच होता है, और हमारा जो मेन चेन होती है उसमें भी हमारा एक ऑक्सीजन आइटम लगा होता है, तो उसे हम कहते हैं एस्टर ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइलिन चेन। अब हमारा ये जो इथाइलिन वाली चेन है जिसमें हमारा अल्फा बीटा कार्बन है, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट आएगा, चलिए उसको समझ लेते हैं। ब्रांचिंग ऑन अल्फा कार्बन, एक्टिविटी फॉर निकोटिनिक रिसेप्टर इंक्रीजेज एंड एक्टिविटी फॉर मस्करेनिक रिसेप्टर्स डिक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है, जैसे हमारा ये जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन जो है, अगर हम इसमें कोई भी ब्रांच चेन अटैच कराते हैं, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कराया है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर्स की एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाती है और हमारा जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स की जो एक्टिविटी है वो हमारी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांचिंग ऑन बीटा कार्बन। अब हमारा ये जो बीटा वाला कार्बन है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे बीटा कार्बन से शो कर रखा है, इस कार्बन में अगर हम कोई भी ब्रांचिंग करवाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। एक्टिविटी फॉर मस्करेनिक रिसेप्टर्स इंक्रीजेज एंड एक्टिविटी फॉर निकोटिनिक रिसेप्टर डिक्रीजेज। जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। हमारा बीटा कार्बन में क्या होगा कि हमारा जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स की जो एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी और जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर्स की जो एक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेन लेंथ एक्टिविटी डिक्रीजेज। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मेन कार्बन चेन है, यहाँ पे हमारे 2 ही कार्बन की चेन होनी चाहिए, अगर हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी है कंपाउंड की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। हमारा ये जो अमोनियम कंपाउंड्स है इसमें अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, चलिए उसको समझ लेते हैं। इफ़ अमोनियम ग्रुप रिप्लेस विद बायोएस्टर्स सल्फोनियम एंड फॉस्फोनियम एक्सेट्रा ग्रुप लीड टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। अब हमारा ये जो अमोनियम ग्रुप है, ठीक है, अगर हम इसकी जगह कोई भी हमारा सल्फोनियम आयन यूज़ करते हैं या फिर हमारा जो फॉस्फोनियम आयन यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम बायोएस्टर यूज़ करेंगे तो उस केस में हमारा जो है एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। अब बायोएस्टर्स जो है वो आपको पता ही होंगे कि जो हमारे सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो सेम होती है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं बायोएस्टर्स। अगर हम कोई भी बायोएस्टर्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारा इस कंपाउंड की जो एक्टिविटी है, जो हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोर देन 1 मिथाइल ग्रुप रिप्लेसमेंट लीड टू लॉस ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि ये जो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है इसके साथ हमारे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, अगर हम एक रिप्लेस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हम एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप रिप्लेस करते हैं तो उस केस में हमारा जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो ड्रग की ख़त्म हो जाएगी, मतलब लॉस हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सार ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स की, जिनको हम कोलिनोलाइटिक एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा कार्बन चेन होती है, ये हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होता है जिसको हम कटायन हेड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा सी ग्रुप जो है वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन या फिर हमारा हाइड्रोक्सिल आयन का सब्स्टिट्यूशन होता है। और यहाँ पे हमारा ए और बी क्या है, यहाँ पे हमारा ये ग्रुप्स हैं जहाँ पे हमारा साइक्लिक एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं या फिर हमारा एरोमेटिक रिंग्स अटैच होती हैं। तो इस तरीके से हम कोलिनोलाइटिक एजेंट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को हम स्मॉल कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। चलिए अब एक एक कॉम्पोनेंट को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन ए एंड बी, मतलब हमारा ये ए ग्रुप जो है और हमारा बी ग्रुप जो है इन दोनों में हम मॉडिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी ए ग्रुप है, अब इसमें हम क्या चेंज करें जिससे हमारी एक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है, मतलब कोई भी हम चेंज करते हैं हम केमिकल के स्ट्रक्चर के साथ जिससे हमारा जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो हमारा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे भी हम ग्रुप को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि हम ए और बी की जगह कौन कौन से ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन बता रखा है साइक्लो एल्काइल्स, एरोमेटिक रिंग्स और हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, मतलब इन सारे कंपाउंड्स का हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स गिव मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। अब हमें मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है कार्बोसाइक्लिक रिंग या फिर हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग को हमें ए और बी की जगह यूज़ करना है, जिससे हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारी ड्रग है, वो हमारा मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन इन सी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा सी ग्रुप कौन सा है, हमारा ये वाला ग्रुप, ठीक है, इसे हम सी ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूशन सी की जगह हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा सकते हैं, या फिर हम हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप गिव मैक्सिमम एक्टिविटी। अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन या फिर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो वो जो हमारा मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जैसे हमारे पास कोई ड्रग है, ठीक है, उस ड्रग में हमारा सी की जगह हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि उस ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बढ़ जाएगा, और हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है कि कितने टाइम तक हमारी ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो कर रही है, उसे कहते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो हमारा कम हो जाएगा, बट जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन एटम डिक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम सी की जगह हाइड्रोजन एटम लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हमारा कम हो जाता है, बट हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मतलब कितने टाइम तक हमारी ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो कर रही है, तो वो जो हमारा वो टाइम पीरियड हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन चेन। अब हमारा चेन से क्या मतलब है कि हमारा यहाँ पे हमारा ये जो कार्बन चेन है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा कार्बन चेन में अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की कि कौन सी हम जो सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं हम कार्बन चेन के अंदर। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हम एस्टर ग्रुप लगा सकते हैं, ईथर ग्रुप लगा सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप लगा सकते हैं और अमीन ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वो सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि हम कार्बन चेन में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टर गिव मोस्ट पोटेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा कार्बन चेन है उसमें अगर हम कोई भी एस्टर ग्रुप लगाते हैं तो उससे हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा जो है मोस्ट पोटेंट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स की, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है। इसको हम कटायनिक हेड भी कहते हैं। चलिए समझते हैं अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं या फिर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की कि कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर सकते हैं। इसमें हम क्वाटरनरी यूज़ कर सकते हैं, टर्सरी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं और प्राइमरी अमोनियम कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स गिव मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा एन ग्रुप है, जो हमारा अमीनो ग्रुप है, अगर हम इसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लगाएंगे, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो ड्रग होगी वो हमारा मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा अगर हम टर्सरी लगाएंगे या फिर सेकेंडरी लगाएंगे तो एक्शन नहीं आएगा, एक्शन आएगा बट कम आएगा, ठीक है। जो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो हमारा मोस्ट पोटेंट होते हैं और वो हमारा जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सार ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स की। बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है वो आपका यूनिट 4 का टॉपिक है। चलिए सबसे पहले हम बेंजोडाइज़ेपिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा जो है 3 रिंग्स होती हैं, जिसमें हमारा एक रिंग जो होता है वो हमारा डाइज़ेपिन रिंग होती है, और डाइज़ेपिन रिंग को अगर हम बेंजीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा बेंजोडाइज़ेपिन रिंग, ठीक है। तो मेन रिंग जो हमारा ये वाली रिंग है बेंजोडाइज़ेपिन रिंग। बाकी इसमें हमारा जो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा R1 सब्स्टिट्यूशन है, R2 होता है और R3 होता है, और यहाँ पे हमारा एक कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग ए की। रिंग ए कौन सी हमारी, ये वाली जो हमारा बेंजीन रिंग है उसे हम रिंग ए कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन एट 7th पोजीशन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लीड टू इंक्रीज एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा रिंग ए है, जो हमारा बेंजीन रिंग है, उसमें हमारा 7th पोजीशन में हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जो कि हमारा R1 है। अगर हम R1 की जगह कोई भी रिप्लेसमेंट करते हैं हम Cl से, Br से, NO2 से या फिर हमारा Cn से, ये सारे के सारे ही हमारा जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अगर हम R1 की जगह हम इनमें से कोई भी ग्रुप अटैच करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूट एट 6th, 8th एंड 9th पोजीशन
एक्टिविटी डिक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि ये वाली पोजीशन जो है हमारी 6th पोजीशन, 8th पोजीशन और 9th पोजीशन, ठीक है, अगर हम इन 3 पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं या फिर कोई भी ग्रुप अटैच करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो बेंजोडाइज़ेपिन है, जो हमारी ड्रग है, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिंग बी की। रिंग बी कौन सी वाली है? ये वाली जो हमारी रिंग है, रिंग बी, ठीक है, ये लिखा है ना रिंग बी, ये वाली रिंग है हमारी रिंग बी। अब इसमें हमारा आ जाता है एट फर्स्ट पोजीशन R2 रिप्लेस विद एल्काइल ग्रुप एक्टिविटी इंक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ये वाली पोजीशन है, ठीक है, इसमें हमारा जो R2 है, अगर हम इस R2 को रिप्लेस कर देंगे किसी भी एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट सेकेंड पोजीशन कार्बोनाइल ग्रुप रिप्लेस विद 2 हाइड्रोजन एक्टिविटी डिक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ये वाली है, ठीक है, इसमें हमारा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है हमारा? ये वैसे यहाँ पे हमारा जो है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे दोनों आते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड, वैसे यहाँ पे हमारा जो है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अगर हमारा कीटोन ग्रुप हम रिप्लेस करते हैं 2 हाइड्रोजन से, ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है उसको रिमूव करवा के इसकी जगह हम 2 हाइड्रोजन अटैच करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है कंपाउंड की वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट थर्ड पोजीशन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिविटी डिक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन है, ये वाली पोजीशन हमारी थर्ड पोजीशन है, तो इस पे हमारा जो है हाइड्रोजन अटैच होता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो उस केस में हमारी जो ड्रग की एक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अटैचमेंट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अभी ये लाइन क्या कहती है कि अगर हमारा थर्ड पोजीशन पे हम कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप अटैच करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो ड्रग है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन सैचुरेशन डिक्रीज पोटेंसी। अगर हम इस पॉइंट का सिंपल मीनिंग समझे तो हमारा फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड जो है वो हमारा नेसेसरी है। अगर हम डबल बॉन्ड को रिमूव करके वहाँ पे सैचुरेशन करवाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो पोटेंसी है ड्रग की वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिंग सी की। रिंग सी कौन सी वाली हमारी? ये वाली, ठीक है, इसे हम रिंग सी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है एट फिफ्थ पोजीशन फिनाइल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज एक्टिविटी। अगर हम फिफ्थ पोजीशन पे कोई भी फिनाइल सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, ठीक है, उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। एट ऑर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज एक्टिविटी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा ऑर्थो पोजीशन है, मतलब यहाँ पे हमारा जो R3 है, इसकी जगह हम कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो उस केस में हमारा एक्टिविटी जो है वो हमारी बढ़ जाती है। इफ़ बेंजीन रिंग रिप्लेस विद एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग इट इंक्रीजेज एंजियोलिटिक प्रॉपर्टी। अब ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा ये बेंजीन रिंग है अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के साथ तो उस केस में हमारा जो ड्रग बनेगी वो जो है उसकी एंजियोलिटिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा बेंजोडाइज़ेपिन का सार। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सार ऑफ बारबिचुरेट्स की। तो यहाँ पे हमारा बारबिचुरेट जो है वो हमारा यूनिट 4 का टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है एट फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन कौन सी हमारी? ये वाली, ये जो हमारा नाइट्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे हमारा ये जो है फर्स्ट पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या करते हैं मिथाइल एट नाइट्रोजन एटम इंक्रीज लिपोफिलिसिटी। अब लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी एक्टिविटी जो है लीड टू इंक्रीज इन एक्टिविटी एंड डिक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब इस केस में क्या होता है कि जब हम नाइट्रोजन एटम के साथ मिथाइल ग्रुप को लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है। अब लिपोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हमारा जो है डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट फिफ्थ पोजीशन। अब यहाँ पे हम जो है फिफ्थ पोजीशन की बात करते हैं। फिफ्थ पोजीशन कौन सी हमारी? ये वाली, जहाँ पे हमारा 2 R ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, ये हमारी फिफ्थ पोजीशन है। हाइड्रोजन एटम रिप्लेस विद एल्काइल ग्रुप इनहेंसिंग द एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे R ग्रुप लगे हुए हैं, R ग्रुप को हम रिप्लेस करके हम एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल चेन इंक्रीजिंग लिपोफिलिसिटी। अब जैसे जैसे हम एल्काइल चेन की ब्रांचिंग बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे जो लिपोफिलिसिटी है कंपाउंड की वो भी बढ़ेगी। अब जैसे हमारा लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी विच लीड टू इंक्रीज पोटेंसी एंड डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब हमारा जो लिपोफिलिसिटी है वो जैसे बढ़ेगी हमारे कंपाउंड की तो हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारी ड्रग है, उसकी पोटेंसी भी बढ़ेगी, बट यहाँ पे हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है
मोर देन 8 कार्बन चेन डिक्रीज CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारा जो एल्काइल चेन है, ठीक है, एल्काइल चेन में अगर हमारा 8 से ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे तो उस केस में क्या होता है कि वो ड्रग जो है वो हमारा CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी जो है उसकी लॉस हो जाती है, मतलब डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो हमारा अगर CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी हमें चाहिए तो हम अपनी ड्रग में जो हमारा एल्काइल ग्रुप है उसको हम जो है 8 कार्बन से कम रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट पोजीशन 4th एंड 6th। अब यहाँ पे हमारा पोजीशन 4th ये वाली है और पोजीशन 6th जो है वो हमारी ये वाली है, ठीक है। तो इन दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कार्बोनाइल ग्रुप इज़ एसेंशियल फॉर पोटेंसी। अब यहाँ पे हमारा 4th और 6th दोनों ही पोजीशन पे हमारा कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो हमारा एसेंशियल है, वो ज़रूरी है हमारा पोटेंसी के लिए। सब्स्टिट्यूशन विल डिक्रीज द पोटेंसी। अब अगर हम यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप को हटा के कोई और सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, कोई और ग्रुप लगाते हैं या फिर कोई और आइटम लगाते हैं, तो उस केस में हमारा जो पोटेंसी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एट पोजीशन 2nd। अब हमारा 2nd पोजीशन ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन एटम इज रिप्लेस्ड विद सल्फर एटम मेक ड्रग मोर लिपिड सोल्यूबल लीड टू डिक्रीज ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन क्या कहती है कि हमारा ये जो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ये वाला अगर हम इस ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं सल्फर के साथ, तो हमारा जो ड्रग है वो हमारा लिपिड सोल्यूबल हो जाएगी, मतलब ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दोनों ही हमारा जो है डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारा सार था बारबिचुरेट्स का। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सार ऑफ फिनोथाइजीन्स की। फिनोथाइजीन्स जो है वो आपका यूनिट 4 का टॉपिक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फिनोथाइजीन का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा थायजीन रिंग होती है जिसके आसपास हमारा बेंजीन रिंग अटैच होती है 2। और अब यहाँ पे जो 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन पे जो हमारा नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर जो हमारा साइड चेन अटैच होती है। इस तरीके से हमारा फिनोथाइजीन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, अब ये वाला हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हमारा ये जो मेन रिंग आ जाती है, ठीक है, और सेकंड आती है हमारी ये साइड चेन। चलिए एक एक करके दोनों को हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन रिंग की, ठीक है। एट C2 एंड N10 सब्स्टिट्यूशन इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा 2nd पोजीशन है, यहाँ पे हमारा ये जो कार्बन है और यहाँ पे हमारा जो 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन पे जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, उन दोनों पे हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा एसेंशियल है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो हमारा एक्टिविटी जो है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी या फिर लॉस हो जाएगी। तो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इन 2 पॉइंट्स पे हमारा बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एट पोजीशन 2nd इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिविटी इंक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा ड्रग है, जो हमारा मेन रिंग है, इस पे हमारा जो 2nd पोजीशन है, 2nd पोजीशन के जो हमारा कार्बन एटम है उस पर अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वहाँ पे उसकी एक्टिविटी जो है, जो हमारा ड्रग है, जो हमारी मोइटी है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है। ये जो हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर हम OH लगाएंगे तो OH की एक्टिविटी सबसे कम होगी, अगर हम CF3 लगाएंगे तो उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेकंड पॉइंट आता है एट पोजीशन 10th। अब यहाँ पे हम जो 10th पोजीशन की बात कर रहे हैं तो 10th पोजीशन कौन सी थी, ये जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। इस नाइट्रोजन एटम पे हम कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन एटम की जो मॉडिफिकेशन है उसकी बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है एलिफैटिक चेन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब जो हमारा 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन पे जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा एलिफैटिक चेन जो है वो हमारा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन डिक्रीजेज एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीजेज एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, इससे हमारा जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और फिर हमारा जो 2nd कार्बन होता है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। अब ये पॉइंट कहना क्या चाहता है कि जो हमारा ये बीटा पोजीशन है, ठीक है, बीटा पोजीशन पे अगर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाते हैं ब्रांचिंग में तो उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होगी, जो हमारा मोइटी बनेगी, उसकी एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन कार्बन चेन इंक्रीजेज लिपोफिलिसिटी इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि अगर हमारा ये जो कार्बन चेन है, ठीक है, ये 3 कार्बन की चेन है, अगर हम इसकी चेन लेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब इसमें और कार्बन ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग है, जो हमारा कंपाउंड है, उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। अब लिपोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एट पोजिशन 5th सब्स्टिट्यूशन विद सल्फर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि ये जो हमारा 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन पे हमारा जो सल्फर आइटम है,
इसके साथ जो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो जो हमारा एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है। फोर्थ पॉइंट आता है मॉडिफिकेशन इन अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा ये जो अमीनो ग्रुप है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ अमीनो ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय पिपरिडिनाइल और पायरोलिडिनाइल रिंग गिव लेस पोटेंट कंपाउंड। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारा ये जो अमीनो ग्रुप है इसको हम रिप्लेस कर दें पिपरिडिनाइल रिंग से या फिर हमारा पायरोडिनाइल रिंग से, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा न्यू ड्रग होगी, जो हमारा न्यू मोइटी होगी, वो हमारा जो है लेस पोटेंट होगी, तो उसकी जो पोटेंसी है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद इथाइल डिक्रीज इन एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है अगर इसके साथ हम यहाँ मिथाइल को हटा के इथाइल ग्रुप लगाते हैं तो उस केस में जो हमारा ड्रग है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो गाइस उम्मीद है आपको फिनोथाइजिन का सार बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स को याद करना है और एग्जाम्स में इनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सार ऑफ एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। बेसिकली जो हमारा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स होती है उसके सब पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा इसमें बार्बिटूरेट्स भी आ जाता है, हाइडेंटोइन भी आ जाता है, ऑक्साजोलिडीन्स भी आ जाता है और सक्सिनिमाइड्स भी आ जाता है, ठीक है। तो हमें इन सब के जो है सार्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या है कि जो हमारा ये एक्स ग्रुप होता है, ठीक है, ये एक्स ग्रुप जो है वो हमारा चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्रग भी जो है, हमारा जो ड्रग की क्लास है वो भी हमारा चेंज होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स है, एक्स ग्रुप को अगर हम इसकी जगह ये ग्रुप लगाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारी ड्रग है वो हमारा बार्बिचुरेट होगी, ठीक है। अब बार्बिचुरेट का सार जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनएच ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा ये जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप की जगह हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने जो है एनएच ग्रुप लगा दिया है। तो एनएच ग्रुप लगाने से हमारा जो ड्रग है, जो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा बन गया है हाइडेंटोइन, ठीक है। हाइडेंटोइन जो बेसिकली हमारा एंटी कन्वल्सेंट की सब क्लास होती है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारा एग्जाम्स में जो है हमारा एंटी कन्वल्सेंट्स का सार भी पूछ सकता है, तो आपको ये सारे जो है आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर स्पेशली पूछे कि आपको जो है हाइडेंटोइन का सार बताना है, या फिर हमारा एक बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है कि आपको जो है सक्सिनिमाइड्स का सार बताना था, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा वो जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और आपको उस क्वेश्चन में सिर्फ सक्सिनिमाइड एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे अगर एंटी कन्वल्सेंट का पूछा जाए तो आपको ये सारे सार जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हाइडेंटोइन की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, और हमारा ये फोर्थ पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पे हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, हमारा कीटोन और एल्डिहाइड। अब यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कीटोन ग्रुप जो है वो हमारा एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है R1 एंड R2 सब्स्टिट्यूट विद फिनाइल और एरोमेटिक रिंग इंक्रीजेज द एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा R1 है और R2 है उसको अगर हम फिनाइल और एरोमेटिक रिंग से रिप्लेस कर देंगे तो उस केस में हमारा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब R1 और R2 है कौन से, यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा ये रहा R1 और ये रहा हमारा R2। अगर इन दोनों की जगह हम फिनाइल रिंग या फिर हमारा एरोमेटिक रिंग अटैच करेंगे तो उस केस में हमारा जो ड्रग होगी उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है if R1 replace with alkyl group और R2 replace with phenyl group which causes sedation। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा R1 है, अगर हम R1 की जगह alkyl ग्रुप लगाते हैं और R2 की जगह अगर हम फिनाइल ग्रुप लगाते हैं तो उस केस में हमारा जो ड्रग होगी वो हमारा sedation कॉज कराएगी, ठीक है। थर्ड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स ग्रुप था उसको हमने ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है ऑक्साजोलिडीन बन जाता है। अब यहाँ पे हम ऑक्साजोलिडीन के सार की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मिथाइल ग्रुप है एट थर्ड पोजीशन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पोजीशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे हमारा जो नाइट्रोजन एटम है उसके साथ एक हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर ये हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारा एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे या फिर हम इसको हटा देंगे तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगी या फिर लॉस हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है R1 एंड R2 सब्स्टिट्यूट विद एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा R1 है, R1 कौन सा हमारा ये वाला, ठीक है, R2 हमारा ये वाला है। अगर हम R1 और R2 को दोनों को ही हम जो है एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है ड्रग की वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन विद CH2। अब यहाँ पे हमारा ये जो X ग्रुप है, ठीक है, इस X ग्रुप की जगह हमने जो है CH2 लगा दिया है। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया है, इसको हम कहते हैं सक्सिनामाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सार ऑफ सक्सिनामाइड की।
अब यहाँ पे हमारा जो सार ऑफ सक्सिनामाइड है ये आपके प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इफ़ R1 रिप्लेस विद अराइल ग्रुप विच कॉज एक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा जो R1 है, ठीक है, R1 हमारा ये वाला ग्रुप है, अगर हम इस R1 को रिप्लेस कर देंगे अराइल ग्रुप के साथ, तो उस केस में हमारा जो ड्रग है वो हमारा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है, इफ़ R2 रिप्लेस विद एल्काइल चेन विच कॉज एक्टिव फॉर्म। अगर हमारा ये जो R2 ग्रुप है, ठीक है, इस R2 ग्रुप को अगर हम रिप्लेस कर देंगे एल्काइल चेन के साथ, तो उस केस में भी हमारा जो ड्रग है वो हमारा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है, एट फर्स्ट पोजीशन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस विद मिथाइल ग्रुप विच कॉज एक्टिव फॉर्म। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि जो हमारा ये फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम के साथ जो हमारा ये हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे मिथाइल के साथ, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि जो हमारा ड्रग है वो हमारा एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉगस की। तो ये टॉपिक जो अब आपके यूनिट 5 का टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक जो वो आपके प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम मॉर्फिन एनालॉगस का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा मॉर्फिन एनालॉगस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा टोटल 5 रिंग्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहला आता है हमारा रिंग ए। रिंग ए होती है हमारी एरोमेटिक रिंग। फिर आता है हमारा रिंग बी होती है हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग। फिर आता है हमारा रिंग सी होती है हमारी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान रिंग। फिर आती है हमारी रिंग डी होती है हमारी एल्कोहलिक रिंग। और फिर आती है हमारी रिंग ई होती है हमारी पिपरिडिन रिंग। तो ये हमारी 5 रिंग्स प्रेजेंट होती है हमारी मॉर्फिन एनालॉगस के स्ट्रक्चर में। चलिए अब हम एक एक करके सभी कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फिनाइल रिंग की। अब फिनाइल रिंग कौन सी है हमारी? ये वाली जो हमारी ये एरोमेटिक रिंग है, इसको हम फिनाइल रिंग कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिक फिनाइल रिंग एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, ये हमारा एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होती है। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं या फिर हम इसको हटा देते हैं, तो उस केस में हमारा जो है एक्टिविटी जो है वो हमारा डिमिनिश हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एनी सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनाइल रिंग डिमिनिश द एक्टिविटी। अगर हम इस फिनाइल रिंग के ऊपर कुछ भी ग्रुप लगाते हैं, कोई भी एटम लगाते हैं या फिर कोई भी ग्रुप चेंज करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं, तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है, जो हमारा एक्शन है, वो हमारा डिमिनिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। सेकंड, अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टर्शरी नाइट्रोजन की। अब टर्शरी नाइट्रोजन कौन सा हमारा? ये जो 17 पोजीशन पे हमारा जो नाइट्रोजन एटम है, इसे हम कहते हैं टर्शरी नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, टर्शरी अमीनो ग्रुप इज़ एसेंशियल फॉर गुड ऑपॉइड एक्टिविटी। हमारा टर्शरी अमीनो ग्रुप जो होता है वो हमारा एसेंशियल होता है हमारा गुड ऑपॉइड एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एन मिथाइल सब्स्टिट्यूशन गिव गुड अगोनिस्ट एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो हमारा आर ग्रुप है, ठीक है, इस आर की जगह अगर हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा एन मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब एन मिथाइल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारा गुड अगोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, सब्स्टिट्यूशन विद 3 to 4 कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे अगर हम आर की जगह 3 से 4 कार्बन एटम की एल्काइल चेन अटैच कराएंगे, तो उस केस में क्या होता है, इट गिव गुड एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। उस केस में क्या होगा कि वो जो हमारा एक अच्छी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारा ये जो आर ग्रुप है, ठीक है, अगर इस आर ग्रुप की जगह अगर हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, तो उस केस में हमारा ये जो है एक अच्छी अगोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा। अगर हम इस आर ग्रुप की जगह यहाँ पे हम जो है 3 से 4 कार्बन एटम की एक एल्काइल चेन लगाएंगे, तो उस केस में ये जो हमारा एक अच्छा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एलिसाइक्लिक रिंग। अब यहाँ पे हमारा एलिसाइक्लिक रिंग कौन सी होती है? यहाँ पे हमारा ये जो रिंग डी है उसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक रिंग। ठीक है, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C6 when methylated, esterified, oxidized, removed or replaced by halogen, analgesic activity and toxicity increases। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है, ये 6th पोजीशन पे हमारा जो एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, उसको अगर हम मिथाइलेशन कराएंगे या फिर स्टेरिफिकेशन कराएंगे या फिर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे या फिर उसको हम रिमूव करवा देंगे या फिर हम किसी भी हेलोजन एटम के साथ उसको रिप्लेस करते हैं, तो उस केस में हमारा जो ड्रग होगी उसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और जो हमारा टॉक्सिसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एट C7th and 8th पोजीशन सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड पोटेंसी इंक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारा ये जो C7 है, मतलब ये हमारा 7th पोजीशन और 8th पोजीशन पे ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, अगर हम इसका सैचुरेशन करा देंगे तो उस केस में हमारा जो ड्रग है उसकी पोटेंसी जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एट C6th पोजीशन एंड C14th पोजीशन ब्रिजिंग थ्रू इथाइलिन लिंकेज गिव पोटेंट डेरिवेटिव।
अब ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा 6th पोजीशन है, ठीक है, ये वाली पोजीशन और हमारा C14 पोजीशन, अगर हम इन दोनों के बीच में इथाइलिन लिंकेज के थ्रू हम ब्रिजिंग करेंगे तो उस केस में हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमारा एक पोटेंट डेरिवेटिव होगा। मतलब अगर हमें मोर पोटेंट डेरिवेटिव्स को प्रोड्यूस करवाना है तो उस केस में हम जो है 6th पोजीशन पे और 14th पोजीशन के बीच में इथाइलिन लिंकेज के थ्रू ब्रिजिंग कर देंगे। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा मॉर्फिन एनालॉगस का सार भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और इस लेक्चर में हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के सभी सार्स को डिस्कस करा था। यहाँ पे हमने बेसिकली टोटल 9 सार्स को डिस्कस करा है। उम्मीद है आपको ये सभी सार बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सार जो है वो स्किप हो चुका है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका अलग से लेक्चर ले आएंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 4 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट को ये PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।